तो हाँ जी, नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल आपके। आशा करता हूँ सभी अच्छे हो, मस्त हो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हिस्ट्री के नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास आ रहे बेल आइकन को प्रेस करो। अगर आपके पास 1 वीक सीरीज नहीं है तो ये नोट्स मैं आपको हमारे अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी हर वीडियो के अंदर। उस पर क्लिक करके आप 1 वीक सीरीज के इसके नोट्स वहाँ से ले सकते हो, अगर आपने 1 वीक सीरीज अभी तक नहीं खरीदी है तो। सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं करा है वो कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब हमारी बहुत कम है, इसीलिए हम लाइव नहीं कर पा रहे। तो फिर से शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर की, भारत में जो तुर्क है उनकी सफलता के कारण का विवेचन करना। ठीक है, कि भारत में जो तुर्कों की सफलता रही थी वो किस कारण हुई थी। ठीक है सॉरी। तो इसमें आपके 3 कारण है। पहला है सैनिक कारण, एंड दूसरा है आपका इसमें राजनीतिक कारण, और तीसरा है इसमें आपका सामाजिक कारण, एंड चौथा है इसमें आपका धार्मिक कारण, पांचवा है इसमें व्यक्तिगत कारण। और इन पांचों पे हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि किस में क्या रहा है। ठीक है, तो सैनिक कारण में पहला रहा है आपका भारतीय सेना में पैदल सैनिकों की बहुलता। ठीक है, राजपूतों की सेना में पैदल सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती थी। ये पैदल सैनिक न तो अधिक गतिशील होते थे और न ही पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होते थे। तुर्की सेना में प्रधानतः घुड़सवार सैनिक होते थे, वे बड़े गतिशील तथा प्रशिक्षित होते थे। ठीक है, अब पहला सैनिक कारण क्या हो गया इसमें कि जो भारतीय सेना थी वो पैदल थे। ठीक है, उनके पास जैसे इनके पास घोड़े रथ वगैरह थे, तो इनके पास कुछ नहीं थे, ये सिर्फ पैदल थे। और पैदल होने के साथ साथ इनको क्या था, ज्ञान भी नहीं था। युद्ध कौशल इनकी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी उनकी युद्ध नीति इतनी कौशल थी, और साथ में उनके पास घुड़सवार थे। तो पहला कारण ये रहा, और प्रशिक्षित भी थे, वो पहले से उन्हें ट्रेंड भी करा गया था। दूसरा कारण इसमें आपका राजपूतों के पास स्थायी सेना का भाव था। ठीक है, तो राजपूत नरेश स्थायी सेना नहीं रखते थे। युद्ध के समय उन्हें सामंतों की सेनाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। सामंतों की सेना में उचित प्रशिक्षण तथा अनुशासन का अभाव था। ठीक है, जब वार होती, युद्ध होता था, उस टाइम क्या होता था कि जो भाई राजपूत थे उनके पास इतनी सेना नहीं होती थी, इसीलिए वो एक दूसरे आसपास के जो राज्य होते थे उनके जो सामंत थे उन पे निर्भर रहा करते थे, और उनसे वो सैनिक बुलाते। उस बीच में क्या होता था कि वो इतने ज्यादा क्या नहीं होते थे, ट्रेंड नहीं होते थे। ठीक है, अभाव होता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा इसका। तीसरा कारण है राजपूतों की प्राचीन युद्ध प्रणाली। ठीक है, राजपूतों की युद्ध प्रणाली प्राचीन एवं दोषपूर्ण थी। राजपूत नरेश के घायल हो जाने अथवा मारे जाने पर राजपूत सेना में भगदड़ मच जाती थी। 4 नंबर कारण इसका है आपके तुर्कों के उत्तम अस्त्र शस्त्र। तुर्कों के अस्त्र शस्त्र भी राजपूतों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ थे, परंतु राजपूतों के अस्त्र शस्त्र प्राचीन ढंग के होते थे। तुर्कों की श्रेष्ठ युद्ध योजना। तुर्कों की युद्ध व्यूह रचना भी राजपूतों से श्रेष्ठ थी। राजपूतों में निर्दिष्ट युद्ध योजना नहीं होती थी, परंतु तुर्क योजना पूर्वक संगठित होकर युद्ध करते थे। 6 नंबर आपका है राजपूतों की हाथी सेना की दुर्बलता। राजपूत बड़ी संख्या में हाथी रखते थे, परंतु यदि किसी कारणवश हाथी बिगड़ जाते थे तो वे अपनी सेना को ही रोकने लगते थे। 7 नंबर राजपूतों का उच्च आदर्शों में विश्वास। राजपूत छल कपट विश्वासघात आदि के द्वारा विजय प्राप्त करने में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत तुर्क आक्रमणकारी उचित अनुचित नैतिक अनैतिक अनैतिक उपायों द्वारा विजय प्राप्त करना अपना प्रमुख उद्देश्य मानते थे। सुरक्षित सेना का अभाव। राजपूत नरेश सुरक्षित सेना की व्यवस्था नहीं करते थे, परंतु तुर्क आक्रमणकारी सुरक्षित सेना की व्यवस्था करते थे। तुर्कों की यह सुरक्षित सेना राजपूतों को पराजित करने में निर्णायक भूमिका निभाती थी। गुप्तचर व्यवस्था की एक्रिमेंटता। राजपूतों की गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत कमजोर थी। दूसरी ओर तुर्कों का गुप्तचर विभाग सुसंगठित तथा प्रभावशाली था। दूसरा कारण इसमें आपका रहा राजनीतिक कारण। राजनीतिक एकता का अभाव। देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, बंटा हुआ था। उनमें परस्पर सद्भावना एवं सहयोग का अभाव था, कमी थी, मतलब वे सदैव आपस में लड़ते रहते थे। 2 नंबर है आपका पारस्परिक वैमनस्य और ईर्ष्या द्वेष। राजपूतों के पारस्परिक वैमनस्य, ईर्ष्या और द्वेष अधिक था। वे एक दूसरे से निरंतर संघर्ष करने तथा नीचा दिखाने में तत्पर रहते थे। राजपूतों की सामंती प्रथा।
युद्ध के समय राजपूत नरेशों को अपने सामंतों की सैनिक टुकड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे सैनिकों की स्वामी भक्ति राजा की अपेक्षा अपने सामंत के प्रति अधिक होती थी। दृढ़ सीमांत नीति का अभाव। राजपूत नरेशों ने सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए न तो सुदृढ़ दुर्ग बनवाए और न ही वहां शक्तिशाली प्रशिक्षित सेना रखी। 3 नंबर कारण रहा आपका सामाजिक कारण। जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव। भारतीय समाज जाति प्रथा, ऊंच नीच का भावना, छुआछूत आदि अनेक कुरीतियों का शिकार बना हुआ था। जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव के कारण विभिन्न वर्गों में आपस में ईर्ष्या, द्वेष तथा वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। जाति प्रथा तथा छुआछूत के कारण निम्न जातियों के लोगों ने घोर असंतोष व्याप्त था। राजपूतों की चारित्रिक कमजोरियां, नशीले पदार्थों के अधिक सेवन, बहुविवाह, भोग विलास आदि कुरीतियों के कारण उनके शारीरिक तथा नैतिक स्तर पर पतन हो गया था। रक्षा और युद्ध का उत्तरदायित्व राजपूतों पर होना। जाति प्रथा के कारण देश की रक्षा एवं युद्ध का समस्त भार केवल राजपूतों पर ही था तथा अन्य जातियां युद्ध तथा देश रक्षा की ओर से उदासीन बनी हुई थी। जन साधारण की उदासीनता। साधारण जनता को न तो शासन में हाथ बंटाने का अधिकार था और न युद्ध में भाग लेने का। इस कारण राजा और प्रजा में घनिष्ठ संपर्क नहीं रहता था। 4 नंबर कारण इसमें था आपका धार्मिक कारण। बाह्य आडंबर एवं धार्मिक अंधविश्वास। धार्मिक पाखंडों एवं अंधविश्वासों के कारण हिंदू धर्म पतनोन्मुख था। 2 नंबर इसमें भाग्यवाद। धार्मिक अंधविश्वासों के कारण भारतवासी अक्रम्य तथा भाग्यवादी बने हुए थे। तुर्कों में धार्मिक उत्साह। तुर्कों में अत्यधिक धार्मिक उत्साह था। तुर्क अपनी पूरी शक्ति लगाकर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते थे, परंतु भारतीयों में इस प्रकार के धार्मिक उत्साह का अभाव था। 5वां एंड लास्ट इसमें आपका रहा व्यक्तिगत कारण। तुर्कों की विजय का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उनके पास उच्च कोटि के सेना नायक थे, जैसे कि मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि योग्य एवं उच्च कोटि के सेना नायक थे। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो एक बार इस वीडियो को आप यहाँ पे स्किप करके पिच ले जाके आप अकॉर्डिंग अपने स्पीड के वापस इसको देख सकते हो, और या फिर आप अपनी 1 वीक से इसको गो थ्रू कर सकते हो। इससे आपको अच्छे से और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य एवं उपलब्धियां क्या क्या रही है। ठीक है, यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उसने धैर्य साहस और कूटनीति से इन समस्त कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। उसके प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है, जैसे यल्दौज का दमन। यल्दौज गजनी का शासक था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रबल प्रतिद्वंदी था। गजनी का शासक होने के कारण वह अपने आप को मोहम्मद गोरी के भारतीय साम्राज्य का स्वामी मानता था। अतः 1208 ईस्वी में उसने एक सेना को लेकर भारत की ओर प्रस्थान किया। उसने पंजाब पर आक्रमण किया, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे युद्ध में पराजित कर पंजाब से खदेड़ दिया। उस समय गजनी का सिंहासन खाली पड़ा था, अतः 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया। परंतु गजनी पर अधिकार करने के बाद ऐबक भोग विलास में डूब गया और उसके सैनिकों ने गजनी के नागरिकों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। अतः गजनी के लोगों ने ऐबक के विरोध कर दिया, अतः ऐबक को गजनी छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार ऐबक गजनी पर केवल 40 दिनों तक ही शासन कर सका। यल्दौज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद यल्दौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने गजनी के शासक यल्दौज को दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें आपका बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करना। 1206 ईस्वी में अली मर्दाना खान ने मोहम्मद बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी तथा बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा, किंतु खिलजी सरदार अली मर्दान खान की हत्यारा समझकर उससे घृणा करते थे। अतः उन्होंने अली मर्दान खान को बंदी बना लिया तथा मोहम्मद चेहरा को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया। अली मर्दान खान किसी भी प्रकार कैद खाने से भाग निकला और दिल्ली जा पहुंचा। उसने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसे वार्षिक कर देने का वचन दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली
मदान खान को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया तथा उसकी सहायता के लिए एक सैनिक टुकड़ी भी भेज दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से अली मदान खान बंगाल का शासक बन गया तथा बंगाल पर दिल्ली के सुल्तान का आधिपत्य स्थापित हो गया। राजपूतों के विद्रोह। कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बैठने के बाद अनेक राजपूत विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने दोआब के राजाओं पर दबाव डाला तथा बदायूं पर अधिकार कर लिया। उसने अपने दामाद इल्तुमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया, परंतु गजनी के शासक यल्दौज तथा ख्वारिज्म के शाह के भय के कारण वह राजपूतों के विरुद्ध संपूर्ण शक्ति के साथ कार्रवाई नहीं कर सका। वह कालिंजर तथा ग्वालियर को जीतने में असफल रहा। वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करना। कुतुबुद्दीन ऐबक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुमिश नामक एक प्रभावशाली अमीर के साथ कर दिया। उसने अपनी बहन का विवाह सिंध के और मुल्तान के शासक गुबाचा के साथ कर दिया। इसके अतिरिक्त गजनी के शासक यल्दौज की पुत्री के साथ अपने स्वयं का अपना विवाह कर लिया। इस प्रकार प्रभावशाली तुर्क सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके ऐबक ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल 4 वर्ष यानी 1206 से लेकर 1210 ईसा तक शासन किया। 1210 ईसा में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु होगी। उसे लाहौर में दफना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र और मूल्यांकन। वीर योद्धा तथा योग्य सेनानायक। कुतुबुद्दीन ऐबक वीर योद्धा तथा योग्य सेनानायक था। उसने अनेक सैनिक अभियानों में भाग लिया तथा अपनी वीरता, साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया। उसने मोहम्मद गोरी द्वारा जीते हुए प्रदेशों को सुरक्षित ही नहीं रखा, अपितु तुर्की साम्राज्य को और अधिक विस्तार किया। उदार एवं दानप्रिय। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार एवं दानशील व्यक्ति था। अपनी उदारता तथा दानशीलता के कारण वह लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। मिनहाज उस सिराज के अनुसार कुतुबुद्दीन दूसरा हातिम था और बड़ा वीर तथा उदार शासक था। कुशल राजनीतिज्ञ। कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। उसने गजनी के शासक यल्दौज को दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया तथा अपनी राजनीति सूझबूझ का परिचय दिया। उसने प्रभावशाली तुर्क सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी कूटनीतिक योग्यता का परिचय दिया। न्यायप्रिय। कुतुबुद्दीन ऐबक एक न्यायप्रिय शासन था। वह निष्पक्षपातपूर्ण न्याय करता था तथा अपराधियों को कठोर दंड दिया करता था। हसन निजामी ने लिखा है कि ऐबक ने सड़कों को डाकुओं तथा बदमाशों से सुरक्षित कर दिया तथा भेड़ और भेड़िए एक ही बर्तन में उसके राज्य में पानी पीते थे। साहित्य तथा कला का संरक्षक। कुतुबुद्दीन ऐबक साहित्य तथा कला का संरक्षक था। हसन निजामी तथा फख्र मुदब्बिर ऐबक के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद भी बनवाई। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसे ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुमिश ने पूरा करवाया। तुर्की साम्राज्य का संस्थापक। कुछ विद्वानों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। वह भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भले ही ना कहा जा सके, परंतु दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय ऐबक को ही है। चारित्रिक त्रुटियां। कुतुबुद्दीन ऐबक का धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्ण था। उसमें धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। उसने रचनात्मक प्रतिभाओं का भी अभाव था। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। आप वीडियो को एक बार वापस देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करो, और चैनल पे बिल्कुल नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।